हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमारी जो है एमसीक्यू सीरीज चल रही थी और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूनिट सेकंड हमारी जो है पीओसी थर्ड यानी कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर। जो हमारी यूनिट है इसका नाम क्या है, हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब बात करें इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे कुछ टॉपिक थे, जैसे हमारा था ई जेड वाला जो नोमेनक्लेचर हम कर रहे थे ना कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में, वो हमारा ई जेड वाला था। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म थी और भी कुछ एक दो चीज़ें थी। तो यहाँ पर ई जेड वाले के चांस ज़्यादा होते हैं कि मतलब एमसीक्यूज में आपको एक डायग्राम दे देंगे, फिर आपसे पूछेंगे इसमें ई है कि जेड है। ठीक है, इसमें से कई से ऐसे क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ आपकी प्रैक्टिस के लिए लगभग जो 20 क्वेश्चन करीब हैं वो मैंने ई जेड के ऊपर बनाए हैं। पहले कुछ सिंपल हैं जो आप अच्छे से कर सकेंगे, बात कुछ डिफिकल्ट है जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी बात करें तो और भी सारे क्वेश्चन है। तो टोटल हमारे यहाँ पर जो है 50 एमसीक्यूज हैं आप लोगों के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वैसे देखा जाए तो ये हमारे स्पेशली एकेटीयू के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अगर आपका कॉलेज पीसीआई को फॉलो करता है तब भी ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और वैसे तो सिलेबस लगभग सभी का ऑलमोस्ट सेम होता है, तो हमारे जीपेट नाइपर बाकी सभी एग्जाम्स में ये बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होते हैं। बाकी बात करें तो इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चंस हम और भी एमसीक्यूज के बना सके हैं, तो वो सारी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देखना, विजिट करना, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। बाकी ये वाला जो चैप्टर है इसका सिलेबस भी हम कंसेप्ट कर चुके हैं, थ्योरिकल पार्ट, तो वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि थ्योरी में अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपका ये मतलब एमसीक्यूज ऑटोमेटिक हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना, एमसीक्यू हमारा जो है जैसे किसी ने ऑप्शन बदल के एमसीक्यू डाल दिया, किसी ने थोड़ा सा घुमा के डाल दिया, लैंग्वेज चेंज करके डाल दी, तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप बिल्कुल इसको बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में मैं आपसे एक दो क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो उसका आंसर जो आपको कमेंट्स में बताना है। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि जैसे आपके सामने मैंने ये क्वेश्चन रखा, फिर मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन का मतलब समझा दूँगा कैसे, फिर आपको वीडियो को पुश करना है और गैस करना है क्या इसका आंसर हो सकता है। बाकी फिर मैं इसका राइट आंसर बताऊंगा, फिर आपको मैच करना है। ठीक है, बाकी हो सके तो एंड में आपको याद रखना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुआ और कमेंट्स में लिख के बताना है कि मेरे इतने क्वेश्चन 50 में से सही गैस हुए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए हम यहाँ पर पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इन चारों में से आपको एक क्वेश्चन बताना है, एक मतलब ऑप्शन बताना है जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो आप लोग सोचिए वीडियो को पुश करके। बाकी इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या होगा, बी, यानी कि दे हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यानी कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन जो उनका फंक्शनल ग्रुप का अरेंजमेंट होता है वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। जैसे ये मान लो कार्बन कार्बन है, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन, यहाँ जो यहाँ जो जहाँ यहाँ, तो इधर और इधर ये हमारे क्या हो जाते हैं, इनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए। मान लो यहाँ CH3 इधर जुड़ा है तो एक तरफ इधर जुड़ गया या एक तरफ इधर जुड़ गया, मतलब अलग अलग जुड़े हैं, कई बार ये इधर जुड़ जाता है। तो इसी के बेस पर ये हमारे सिस और ट्रांस में कन्वर्ट होते हैं, जो आप लोग पहले ही जानते ही हैं। ठीक है, दूसरा हमारा आता है, इन विच टाइप ऑफ प्रोजेक्शन वी कैन गेट स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स कन्फर्मेशन। यानी कि अब यहाँ पर चार आपके सामने प्रोजेक्शन दिया, अब आपको बताना है किस में हमारा स्टैगर्ड और इक्लिप्स वाला कन्फर्मेशन बनता है। अब ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि बहुत लोग बिना हाथ सोचे समझे न्यू मैन प्रोजेक्शन पे लगा देंगे, लेकिन इसका जो एक्चुअल आंसर है वो हमारा ये ना हो कि क्या है, हमारा सो हॉर्स प्रोजेक्शन है। इसके पीछे रीजन, जैसे सो हॉर्स प्रोजेक्शन में क्या है, हमारा कार्बन और कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो भी आपको देखने को मिलता है सो, और न्यू मैन प्रोजेक्शन हमारा कुछ इस तरह होता है, ये होता है कुछ इस तरह। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सो हॉर्स प्रोजेक्शन, जिसमें हमारा स्टैगर्ड और इक्लिप्स कन्फर्मेशन हमको होता है। थर्ड हमारा आता है आइसोमेरिज्म दैट अराइजेस आउट ऑफ द डिफरेंट। ये हमारी पूरी की पूरी डेफिनेशन है, आप पुश कीजिए वीडियो को, इसको स्टडी कीजिए। और इसका जो राइट आंसर हमारी क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी तो ये चीज़ बहुत इजी हो जाती है क्योंकि हम चैप्टर ही अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर रहे हैं, तो डेफिनेशन भी इसी की पूछेंगे, लेकिन जब कंबाइंड आएंगे आपके पांचों यूनिट के तब आपको ये चीज़ कंफ्यूजिंग कर सकती हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आप इसको डेफिनेशन को एक बार स्टडी कर लेना। फोर्थ हमारे यहाँ पर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेशन इज नॉट यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पेयर ऑफ इनएंशियोमर। अब ये चार चीज़ें हैं जो इनएंशियोमर को मतलब दर्शाती हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसी है जो हमारे इनएंशियोमर को मतलब बताती नहीं है पेयरों को कि वो क्या है कैसे है। तो अगर हम देखें तो RS वाला तो हमारा होता है क्योंकि R भी हमारा दर्शाता है, S भी। पॉजिटिव नेगेटिव तो हमारा होता है जो हमारा D और L यानी कि डेक्स्ट्रो लीवो में हमारे ये चीज़ दर्शाते हैं इनएंशियोमर। अब हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, E और Z। तो EZ हमारे होते हैं जो हमारे आइसोमर्स कन्फर्म आइसोमर्स में देखने को मिलते हैं, और ये हमारे इनएंशियोमर के पेयर को नहीं बताते। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हमारा E और Z। फिफ्थ हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बिन एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो सिस ट्रांस आइसोमेर इन चारों में से कौन सा हमारा कंपाउंड दिखाएगा। तो अगर आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेर पढ़ा होगा स्टार्टिंग, तो आपने डेफिनेशन में पहला एग्जाम्पल जो पढ़ा होगा वो हमारा क्या होता है, 2 ब्यूटीन का होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इधर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, यहाँ पर HH। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल होता है, यही हमारा ज्योमेट्रिकल यानी कि सिस ट्रांस हमारा ज्योमेट्रिकल होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 2 ब्यूटीन।
सिक्स हमारा आता है द आइसोमर्स विच कैन बी इंटर कन्वर्टेड थ्रू रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर पूछा है कि कंपाउंड हमारा सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन कर रहा है, यानी कि कन्वर्ट हो रहा है एक दूसरे में। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, आप लोग सोचिए। बाकी राइट आंसर का कन्फर्मर्स आपने देखा होगा, जैसे मान लो ये कंपाउंड है, इसको रोटेट कर दिया, अब ये हमारा कुछ इस तरह बन गया, फिर इसको रोटेट कर दिया, इस तरह बन गया, यानी कि अब ये जो हमारे बनते जा रहे हैं एक एक रोटेशन के बाद, ये हमारे क्या कहलाते हैं, कन्फर्मर्स कहलाते हैं। तो वही यहाँ पूछा था कि इंटर कन्वर्ट होता जा रहा है वो दूसरे किसी में एक एक रोटेशन के दौरान सिंगल बॉन्ड, तो ये हमारी कन्फर्मर्स कहलाते हैं जितने बनते हैं हमारी। सेवंथ हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गॉच कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन। तो ये सारे टर्म मैं पहले ही बता चुका हूँ, कन्फर्मर्स क्या होते हैं, स्टैगर्ड क्या होते हैं, फुल्ली इक्लिप्ड, फुल्ली स्टैगर्ड, और ये सारे टर्म। तो इन सब का राइट आंसर आपको यहाँ सोचना है, गॉच कन्फर्मेशन इन चारों में से कौन सा है। तो आप लोग सोचिए। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या है, बी वाला, यानी कि ये वाला कंपाउंड है, ये हमारा गॉच कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन को शो कर रहा है। एट्थ हमारा आता है द रिएक्शन दैट इल्ड प्रीडोमिनेंटली वन इनएंस्यूमर ऑफ अ पॉसिबल पेयर। अब यहाँ से आपको बताना है कि ये हमारा क्या कर रहे हैं कि इनएंस्यूमर के पेयर को इल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर चार आपके सामने रिएक्शन है, मैं आपको हिंट देता हूँ, ये दोनों में से कोई इसकी रिएक्शन है, स्टीरियो सिलेक्टिव होगी या स्टीरियो स्पेसिफिक होगी, सोच लिया। बाकी इसका जो राइट आंसर हमारा क्या है, स्टीरियो सिलेक्टिव। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, स्टीरियो सिलेक्टिव है। ठीक है फ्रेंड। अब हमारा आता है नाइन्थ वाला, द रिएक्शन इन विच स्टीरियो केमिकली डिफरेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट डिफरेंटली। अब जो हमारे स्टीरियो केमिकली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो रिएक्ट करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग सोचिए कौन सी रिएक्शंस है। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक, ये हमारी रिएक्शंस होती हैं। टेंथ हमारा आता है अंडर एसन कंडीशन। एसन कंडीशन के अंडर में ऑन का रिएक्शन NaOH के साथ रिएक्शन करने पर हमारा जो H2 ब्रोमो ऑक्टेन है वो हमारा R2 ऑक्टेनॉल दे रहा है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है, आप लोग सोचिए। पक्ष का राइट आंसर है ये हमारा क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक का ही एग्जाम्पल है। 11th हमारा आता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट एन ब्यूटेन मॉलिक्यूल्स अबाउट द कार्बन कार्बन बॉन्ड। इसका तो जो हमारा एन ब्यूटेन है उसके अंदर कार्बन कार्बन के रोटेशन के लिए हमें कौन सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, आप लोग यहाँ सोचिए। बाकी हमने पढ़ा था तो हमको याद होगा, ये हमारी क्या होती है, टॉर्सनल एनर्जी। ये मैंने आपको बताया भी था। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्सनल एनर्जी। 12th हमारा आता है द रोटेशन अबाउट द कार्बन 2 से कार्बन 1 का जो हमारा बॉन्ड है ऑफ एन ब्यूटेन रिक्वायर्ड द एनर्जी, यानी कि कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है। तो कई बार इस तरह के हमारे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पता होने चाहिए। बाकी पता है मतलब ये चीज़ें याद नहीं होती किसी को, लेकिन अब आप एक बार इसको सॉल्व कर चुके होंगे, तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप इसको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, 3 किलोजूल पर मोल, तो पर मोल। तो ये हमारा इसका राइट आंसर है कि हमको इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एन ब्यूटेन में कार्बन 1 से कार्बन 2 के रोटेशन के लिए। 13th हमारा आता है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ब्यूटेन इज मिनिमम फॉर। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कंपाउंड इसमें वो एन ब्यूटेन है। मोस्टली क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं, आप देखना थ्योरी भी और MCQs भी। तो यहाँ पर पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी कब मैक्सिमम मिनिमम होगी एन ब्यूटेन में। तो इन द केस ऑफ स्टैगर्ड कन्फर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। इसमें क्या होता है स्टैगर्ड में कि जैसे मान लो ये हमारे कंपाउंड इस तरह है, तो यहाँ पर जो हमारे कंपाउंड बने होंगे, तो यहाँ पे मान लो अगर CH3 ग्रुप है तो इधर CH3 ग्रुप होगा, या फिर ये कंपाउंड के बीच में कितनी होती है, 60 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। और जब ये होती है कंडीशन, तब हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारी मिनिमम यूज़ होती है। 14th हमारा आता है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ब्यूटेन इज मैक्सिमम। अब इन चारों में से बताना है कि मैक्सिमम को यूज़ होती है। तो आप इसका अगर पिछले वाले क्वेश्चन का अपोजिट भी कर लेंगे तब भी आपका ये सॉल्व हो जाएगा कि उसमें स्टैगर्ड का अपोजिट हमारा इक्लिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एनर्जी हमारी यूज़ होगी इक्लिफ्ट में, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मान लो ये हमारे कंपाउंड इस तरह है, तो ये ग्रुप है, तो यहाँ तो ऐसे ही हमारे ये जुड़े होते हैं, यानी कि बिल्कुल नज़दीक में, ये बिल्कुल इसके पीछे होता है। ठीक है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन वाला हिसाब है, बिल्कुल जस्ट इसके पीछे होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इक्लिफ्ट कन्फर्मेशन। 15th हमारा आता है इन गॉच कन्फर्मेशन द मिथाइल ग्रुप आर। तो गॉच कन्फर्मेशन में हमारे मिथाइल ग्रुप कितना डिस्टेंस पे होता है, सिंपल सा फंडा है हमारा, कितना होता है 60 डिग्री डिस्टेंस पे होता है। यहाँ पर किस तरह होता है, इस तरह ये हमारा बना है, तो यहाँ पर ही हमारा कुछ इस तरह होगा। तो ये जो डिफरेंस होगा हमारा CH3 और CH3 में, ये हमारा कहलाता है गॉच कन्फर्मेशन। अब हमारे यहाँ पर क्वेश्चन और देखते हैं। 16th हमारे यहाँ पर आता है गॉच कन्फर्मेशन इज लेस स्टेबल ड्यू टू। अब गॉच कन्फर्मेशन हमारा लेस स्टेबल होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है आपको ये बताना है। बाकी इसका रीज़न क्या आप लोग सोचिए। बाकी इसका रीज़न है कि ये हमारे बेंडर वॉल रिपल्सन इसमें होती रहती है, पास में होते हैं, वैसे बेंडर वॉल की रिपल्सन इसमें होती है, और ये हमारे क्या हो जाते हैं, स्टेबिलिटी इनकी कम हो जाती है, लेस स्टेबल हो जाते हैं। 17 हमारा आता है विच स्टेटमेंट अबाउट साइक्लोहेक्सेन इज इनकरेक्ट। तो ये 4 जो ऐसे स्टेटमेंट आते हैं ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आप वीडियो को पॉज करके और चारों को स्टडी कर लीजिए कीजिए, फिर आप सोचिए इसका क्या राइट आंसर हो सकता है।
ठीक है, सोच लिया। बाकी इसका राइट आंसर क्या है कि साइक्लोहेक्सेन सफर रिंग स्ट्रेन। ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में हमारी क्या होती है, रिंग स्ट्रेन हमको देखने को नहीं मिलती है। ये वाला आपने उसमें भी पढ़ा था जब हमने बेयर स्ट्रेन थ्योरी उसमें आगे पढ़ रहे थे, तो थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग में भी आपने वहाँ स्टडी किया था कि जो हमारा एंड वाला होता है उसमें कोई भी स्ट्रेन हमारा प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, 18th हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एनर्जी कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का हमारा कन्फर्मेशन है, तो उसमें हाईएस्ट एनर्जी किस वाली फॉर्म में होती है, तो आप लोग सोचिए। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या है, हाफ चेयर। जो मैंने इस तरह के आपको ग्राफ भी बना के दिखाए थे, तो उसमें आप देखेंगे जो हाफ चेयर था उस टाइम पे हमारी जो एनर्जी थी वो हमारी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। 19th हमारा आता है इन ईथेन एंड साइक्लोहेक्सेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनेंजियोमर आर मोर स्टेबल। तो साइक्लोहेक्सेन के केस में, ईथेन और साइक्लोहेक्सेन केस में कौन सा हमारा जो कंपाउंड है वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा, आप लोग सोचिए इसमें से। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या है, स्टैगर्ड एंड चेन कन्फर्मेशन। ये हमारी होती है वो हमारी क्या होगी, यहाँ पर मोर स्टेबल होगी। फिर हमारा आता है 20 हमारा आता है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको ई और जेड सोचना है, तो कुछ आपके लिए सिंपल होंगे जिनको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, फिर आपके लिए कुछ हार्ड होंगे जिनको आपको ट्राई करना बहुत अच्छे से। तो ये हमारा सिंपल है कि असाइन कन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ई और जेड। तो इसका मैं पहले आपको एक सिंपल फंडा दिखा देता हूँ कि जैसे मान लो ये हमारे 4 कंपाउंड है, अगर नंबरिंग करें, ये मान लो एक ये है, ये है, ये है, ये है। अब इन चारों में आपको सोचना है कि कौन से कंपाउंड में हमारी जो इसका वो प्रायोरिटी हमको देनी है। प्रायोरिटी हम कैसे देंगे, इसको पहले हाफ कर लेंगे, इस साइड वालों को हम अलग प्रायोरिटी देंगे और इस साइड वालों को अलग देंगे। अब इन दोनों में देखो तो इसमें हमारा एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का हमारे इसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जो हमारी इन दोनों में हमको प्रायोरिटी लेनी है वो किसकी लेनी है कि हम हाइड्रोजन को देंगे 2 और क्लोरीन को देंगे 1। ठीक है, अगर इस केस में देखें तो यहाँ पर भी क्लोरीन को हमारी मिलेगी प्रायोरिटी 1 और हाइड्रोजन को हमारी मिलेगी प्रायोरिटी 2। अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि जब हमारे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप अगर सेम नहीं हो, जैसे मान लो 1 और 1 हमारे इधर होते, तो ये हमारा जो कंपाउंड हो जाता है ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर जेड कन्फिगरेशन वाला हो जाता है। यानी कि जब ये आप पैरेलल हों और जब ये हमारे क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, यानी यहाँ देखो 1 और 1 ये हमारे क्या है, अल्टरनेट है। तो जब ये हमारे अल्टरनेट हो तब हमारी कंडीशन क्या होती है, हमारे क्या होंगे, ई कन्फिगरेशन वाले होंगे। तो ये आप बेसिक फंडा समझ गए होंगे। अब सभी में आपको यही अप्लाई करना है और क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या है, तो क्लोरीन का ज़्यादा दोनों क्या है, हमारे अल्टरनेटिव प्रेजेंट है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई कन्फिगरेशन हो जाएगा। ठीक है, 21 हमारा आता है असाइन कन्फिग, यही असाइन ही करना है। तो इसमें आप देखोगे तो भाई क्लोरीन हमारे क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल की वजह से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जेड कन्फिगरेशन हो जाएगा। 22 हमारा आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो CH3 का हमारा ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है मॉलिक्यूल, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन का ज़्यादा है, ये हमारे क्या है, अल्टरनेट है, और अल्टरनेट होने का मतलब क्या है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ई कन्फिगरेशन वाले हो जाएंगे। 23 हमारा यहाँ पर आता है, यहाँ पर ये हमारे क्या हो जाएंगे, पैरेलल, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, जेड कन्फिगरेशन वाले हो जाएंगे। ये अभी आपके सामने सिंपल आ रहे हैं, अभी आपके सामने कुछ हार्ड भी आएंगे, तब आपको देखना सॉल्व कर पाते कि नहीं। अब देखो ये थोड़ा सा ऐसे लाइन वाले स्ट्रक्चर में बहुत से क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ सकते हैं, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बस आपको ये पकड़ना है, जहाँ पर 2 आपको जुड़े हो, फिर आपको इन पे ध्यान देना है। तो अगर आप 24 यहाँ पर आपको उसका देखना हो, तो इसमें ये हमारा ई है कि जेड है, तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा और ये क्या होते हैं, अपोजिट। अगर हम इसको अबव द प्लेन लेंगे तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन, और अगर हम इसको अबव द प्लेन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बिलो द, यानी कि ये क्या है, अपोजिट में है। एक हमारा क्या है, अबव द प्लेन है और एक हमारा क्या है, बिलो द प्लेन है। तो अगर हम इसको ऐसे देखें तो कार्बन में देखें तो एक हमारा अबव द प्लेन हो जाएगा, एक बिलो द प्लेन, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अल्टरनेटली अटैच हो जाएंगे। और अल्टरनेट जहाँ भी होगा उसका मतलब क्या होगा, ये हमारे क्या है, ई कन्फिगरेशन वाले हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, बहुत सिंपल है। अब इसमें देखो ये दोनों सेम है, सेम का मतलब क्या है, ये ऊपर होंगे या तो दोनों नीचे होंगे, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, पैरेलल, और पैरेलल होने का मतलब क्या है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, जेड कन्फिगरेशन वाले हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कुछ इस तरह का टर्म, तो आप यहाँ देखो ये एक कार्बन है, ये कार्बन है, क्योंकि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड अटैच है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इधर गया है, ऊपर एक इधर गया है, यानी कि देखा जाए तो एक तरह से अगर हम इसको इस तरह बनाएं कार्बन, तो ये हमारा क्या है, इस तरह अटैच है, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, और यहाँ हमारा CH2 और यहाँ हमारा CH2। तो इस तरह हमारी ये चीज़ें आप लोगों के लिए सामने आती जाती हैं, सॉरी CH3। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस सोचना है इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, सोचिए। बाकी इसका राइट आंसर क्या होगा, जब ये हमारे अल्टरनेटली प्रेजेंट है तो हमारे क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट का मतलब ई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे, जब ई कन्फिगरेशन। ठीक है, 27 हमारा आता है, देखो अब ये पैरेलल हो गए दोनों, तो हमारे हो जाएंगे जेड कन्फिगरेशन। अब आता है 28। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, सोचना है क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ सोचिए कि यहाँ पर पहले आप डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड हमारा क्या है, ये वाला कंपाउंड में हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आप इसको थोड़ा अगर अच्छे से लेखें तो ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड कार्बन। अब देखो ऊपर हमारा क्या है, क्लोरीन अटैच है, और इसके साथ में यहाँ पर क्या अटैच है, ऑक्सीजन। अगर इधर देखें तो इधर हमारा एक ब्रोमीन अटैच है और साथ में हमारा क्या अटैच है,
फ्लोरीन। अब आपको इसकी नंबरिंग करनी है, इस वाले 2 पार्ट्स की अलग, इस वाले 2 पार्ट्स की अलग। तो ब्रोमीन और फ्लोरीन इन दोनों में किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन ऑक्सीजन इन दोनों में किसकी ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखा जाए एक्चुअल में, तो आप लोग सोचिए क्या होगा इसका राइट आंसर, सोचिए। बाकी इसमें देखा जाए तो ये वाला जो हमारा इसमें इसकी ज़्यादा होगी और ब्रोमीन फ्लोरीन में हमारी ब्रोमीन की ज़्यादा होगी। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और पैरेलल होने का मतलब क्या है कि ये हमारे क्या हो जाएंगे, जेड कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो ये मैंने करा दिया। अब आपको जो है खुद से सोचना है, अगर कोई ऐसा डेंजर भी आता है तब भी। तो 29 है। अब आप यहाँ सोचिए क्या होगा इसका राइट आंसर, मैं नहीं कराने वाला हूँ, सोचिए। बाकी इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, ई कन्फिग्रेशन होगा, बता दिया बस। अब हमारा 30 आता है असाइन कन्फिग, इसमें हमारा देखिए क्या होगा हमारा राइट आंसर, ये हमारा एक कार्बन ले लो, ये कार्बन ले लो। अब सोचिए एक इधर जुड़ा है, ये इधर जुड़ा है, एक इधर ब्रोमीन जुड़ा है और इधर साथ में एच जुड़ा होगा। तो अब ये सोचिए आप क्या है ये, मतलब लाइन स्ट्रक्चर को अगर आप तोड़ना सीख गए, अगर आपको चाहिए तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि लाइन स्ट्रक्चर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको तोड़ना सीख गए ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो आप इसको सोचिए क्या इसका राइट आंसर होगा। बाकी इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या होगा, ई कन्फिग्रेशन। 31 हमारा आता है यहाँ पर, सोचिए। अब ये थोड़े और डेंजर आ रहे हैं, तो अब आपको पहले चुनना है कौन सा होगा। तो इसको आप ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन है, अलग कुछ नहीं है, ये वाला हमारा बनेगा मेन। तो इसके बेस पे अब आपको पता लगाना है क्या होगा, कैसे होगा, सोचिए। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या है, ई कन्फिग्रेशन। ठीक है, 32 हमारा आ रहा है इसमें, सोचिए ये कार्बन वाला डबल बॉन्ड हो जाएगा, सोचिए। बाकी इसका जो राइट आंसर है 32 का, वो हमारा क्या होगा, जेड कन्फिग्रेशन। 33 का हमारा आ गया इसमें, सोचिए। तो इसमें बता देता हूँ, ये वाला हमको मेन लेना है कार्बन, और इसके बेस पर आपको ये एक ले गया और इधर ये और इधर हाइड्रोजन, इसके बेस पे आप सोचिए क्या होगा। बाकी इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ई कन्फिग्रेशन। आप लोग करते जाइए, वीडियो को पुश करके करते। 34 हमारा आ गया यहाँ पर, इसमें आप सोचिए, इसमें हमारा ये वाला मेल लिया जाएगा यहाँ पर। इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, जेड कन्फिग्रेशन। 35 हमारा आ गया यहाँ पर, आप सोचिए ये है। इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, ई कन्फिग्रेशन। 36 हमारा आ गया यहाँ पर, आप सोचिए, इसका जे लिया जाएगा मैन। इसमें जो राइट आंसर हमारा क्या आएगा, ई कन्फिग्रेशन। ये थोड़ी डेंजर आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि इनको आपको, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करो, इनको आपको सॉल्व करके देखना ही देखना है। एग्जाम में ऐसे आ सकते हैं 1-2 क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, जेड कन्फिग्रेशन। 38 हमारा आ गया, इसका राइट, इसमें तो सिंपल आपको दिख ही रहा है पैरेलल में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड कन्फिग्रेशन हो जाएगा। और 39 में हमारा क्या है, इसमें देखिए आप क्या होगा, इधर ब्रोमीन है, इधर क्लोरीन है, यहाँ CH2 होगा और यहाँ CH3 होगा, सोचिए। बाकी इसका राइट आंसर क्या है, जेड कन्फिग्रेशन। 40 हमारा आ गया, ये हमारे क्या है, अल्टरनेटली है, सिंपल दिख रहा है, हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ई कन्फिग्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, 41 में लास्ट आपका ऐसा एक क्वेश्चन है ER वाला, सोचिए EZ वाला। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ई कन्फिग्रेशन। ठीक है, अब हम यहाँ समझते हैं और कुछ आगे के टर्म्स कैसे और क्वेश्चन आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द केमिकल मेथड टू डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कन्फिग्रेशन जो हम चेक कर रहे थे मेथडों में, तो उनमें से इसमें से कौन सा है जो हमारा केमिकली मेथड नहीं यूज होता है हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, एसिड स्ट्रेंथ। क्या होता है हमारा इसमें, एसिड स्ट्रेंथ होता है, जो हमारा कुछ इस तरह यूज़ होता है। 43 हमारा आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल मेथड टू डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब यहाँ पर वो उधर केमिकल की बात हो रही है, यहाँ ज्योमेट्रिकल मेथड फिजिकल मेथड है। तो फिजिकल में कौन सा होगा, आप सोचिए, UV विजिबल, इंफ्रारेड, रमन स्पेक्ट्रा, NMR। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ द, ये चारों के चारों हमारे क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। 44 हमारा आ गया, द इन्फिनिटी ऑफ इंटरमीडिएट कन्फर्मर्स आर कॉल्ड। तो इन्फिनिटी यहाँ पर क्या होगा, आप लोग इसका राइट आंसर सोचिए। बाकी का राइट आंसर क्या है हमारा, स्क्यू कन्फर्मेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमारा आता है 45, बोथ एंटी एंड गॉच कन्फर्मेशन आर फ्री ऑफ टॉर्सनल स्ट्रेन। ये आपसे पूछा है, तो हाँ जी, ये बिल्कुल सही है कि हमारा जो गॉच और एंटी होते हैं इनमें हमारी टॉर्सनल स्ट्रेंथ प्रेजेंट नहीं होगी। अब हमारा आता है 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल। इन चारों में से कौन सा हमारा कंपाउंड है जो लीस्ट स्टेबल होगा, सोचिए। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या है, इक्लिप्ट कन्फर्मेशन। ठीक है, अब हमारा आता है यहाँ पर 47, द सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन। इन चारों में से कौन सा है जहाँ पे हमारा सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये वाले हैं चारों को आपको स्टडी करना है, तो आप वीडियो को पोस्ट करके स्टडी कीजिए, अच्छे से पढ़िए। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी वाला हो जाएगा, यानी कि द डिफरेंट ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटम एंड डबल बॉन्ड आर नॉट सेम। तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो हमारा ये नोमेनक्लेचर होता है, तो इसमें हमने पहली कंडीशन क्या पढ़ी थी कि इसमें से और इन दोनों में इस साइड एटलीस्ट 1 तो सेम होना ही होना चाहिए। अगर एक भी सेम नहीं है तो हमारा ये फिर ज्योमेट्रिकल या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं रहेगा। तो एक हमारा इधर सेम होना चाहिए।
48 हमारा आता है इन विच टाइप ऑफ प्रोजेक्शन वी कैन नॉट गेट द स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स कंफर्मेशन, हमको नहीं मिलेगा, ये यहाँ पूछा है स्टैगर्ड और इक्लिप्स वाला बिल्कुल हमको मिलेगा ही नहीं। तो नियोमैन में हमको मिलता है, फिक्सचर में हमको मिलता है, लेकिन जो बेज प्रोजेक्शन है ये हमको नहीं मिलता। बेज प्रोजेक्शन क्या था, अगर आपको याद हो तो ये वाला था कि एक तरफ हम इस तरह और एक तरफ हम इस तरह, यानी कि इसको हम अबव द प्लेन यूज़ कर लेते हैं ये वाला, और इसको हम बिलो द प्लेन यूज़ करते हैं। तो इस तरह हमारा ये कंपाउंड आपको याद हो इस तरह करके, और ये इस तरह करके हम यहाँ पर यूज़ करते थे। तो ये हमारा बेज प्रोजेक्शन है, और ये हमारा एक स्टैगर्ड और इक्लिप्स में कोई इसका लेना देना नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेज प्रोजेक्शन। 49 हमारा आता है विच टाइप ऑफ कंपाउंड कैन नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये वाला जो चीज़ है ना, ये आपको कमेंट्स में लिख के इसका आंसर बताना है। बेस चीज़ क्या होगा, सिंगल बॉन्डेड वाले कंपाउंड, डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड की साइक्लिक कंपाउंड, कौन से हमारे कंपाउंड है जो हमें क्या करते हैं यहाँ पर, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारे शो नहीं करेंगे। आप लोग सोचिए इसका राइट आंसर क्या है और कमेंट्स में लिख के बताइए। ठीक है, अब हमारा 50 आता है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ऑप्टिकली एक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी इन विच सब्सटेंस अनेबल टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलर। तो ये बिल्कुल ही हमारी भाई गलत बात है, क्योंकि हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी का सिंपल मतलब है कि क्या होता है, वहाँ पर रोटेशन होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉल्स, क्योंकि ये हमारी क्या है, गलत बात है। तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। 50 क्वेश्चन थे, बाकी जो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए बताए हैं वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। बाकी कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन एक बार आप विजिट जरूर करना, आपको वहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है। थैंक यू, टेक केयर एंड आप चलो अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।